हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए, तो अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न बनेगा तो यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि बीपीएससी अभी तक जितना भी एग्जाम ली है 2023 तक, इस वीडियो में आपको पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया जाएगा विथ एक्सप्लेन के साथ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो लॉन्ग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आप दोस्तों, यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपका एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 18 से 20 प्रश्न एग्जाम में रहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आपका रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। अब इसका फ्रेंड्स हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। आगे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो कौन करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल करते थे। फ्रेंड्स, इसमें मुझे जो जो लगेगा आपको एक्सप्लेन के साथ पढ़ाना चाहिए, मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। और फ्रेंड्स, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको वीवीआई बता दूंगा, आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो यह कौन थे, तो यह हॉकिंस थे। आगे, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की। तो अंग्रेजों ने कहां पर स्थापित की थी, तो यह हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रॉ भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो कौन सा तत्कालीन कारण था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आगे, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। यह प्रश्न फ्रेंड टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। ये 6 to 8 क्लास में जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो ये वाला प्रश्न टीआरई 3 में आपको देखने को जरूर मिला होगा। आगे, इसका आंसर है फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और हफीम प्राप्त होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। आगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है मोहम्मद राजा खान और सिताब राय। आगे देखते हैं, इसका आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। आगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। आगे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो क्या थी इसके साम्राज्य की सीमा। तो फ्रेंड्स, इसमें बीपीएससी ने आंसर स्टार माना है, इसका हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी शब्द भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो ये फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। आगे देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहां से किया था, तो शाह शुजा से।
नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो कहां बनाई थी? तो ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। आगे देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया था? तो इसका आंसर कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया था। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर लियोनिल कार्टिस के शासन माना जाता है द्वैत शासन का। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे रिलेटेड टीआरई 1 में भी प्रश्न आया था और टीआरई 2 में भी प्रश्न आया था। तो देखते हैं, भारत में रेल निर्माण की दशा यानी कि दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यहां से प्रश्न आपको 1 से 2 नंबर का जरूर टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। आगे, मुंगेर का बरहीताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकासत भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का पहला वायसराय था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई? तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी। इसका डिटेल में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल में दमदम, अंबाला और सालाय कोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया था? यह ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानाई के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिलों में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। आगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ भी देखिए कुंवर सिंह इसका। फ्रेंड्स, ये सब मैं कहा ना कि बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है बीपीएससी में। बीपीएससी अपने जितने भी पुराने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम ली है बीपीएससी, ज़्यादातर वो अपना रिपीट क्वेश्चन को ही आगे वाले आने वाले एग्जाम में वो सेट करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं सही से, तो आपका एक भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी से लेके पीजीटी तक के लिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन से आपको कम से कम 18 से 20 प्रश्न रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? देखिए इसमें फिर से वही प्रश्न आ गया, 2008 में पूछा था, फिर 2017 में पूछा था, कुंवर सिंह ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको टीआरई 1 में भी इस तरह देखने को मिला था, 2 में भी और 3 में भी, और आपको 4 में भी आपको यहीं से सारा प्रश्न बन जाएगा। मैं आपको एक गारंटी से कह रहा हूँ, मैं तो आपको प्रूफ दे ही रहा हूँ, आप देखिए प्रूफ के साथ कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा ज़्यादातर। आगे देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर बिहार के थे, है ना। इसमें भी फिर से वही प्रश्न आ गया। देखिए बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि बिहार का सिंह किसे कहा गया है, तो कुंवर सिंह को कहा गया है। आगे 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से थे। फिर से प्रश्न आया, 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। देखिए 67वीं बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो यह आरा में शामिल हुए थे। इसका डिटेल में पढ़ते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहां कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोकसभा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको यह आंसर आरा मारना है, क्योंकि बीपीएससी इसका आंसर पटना मान लिया था गलती से, लेकिन इसका सही आंसर आरा होगा। आगे, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग किसने लिया था? तो ऑप्शन में जितना भी दिया है इसमें से लगभग सभी ने लिया था। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त एक में से अधिक इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ई आंसर होगा। एक बार इसका डिटेल में पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों के सभी वैकल्पिक सबसे उचित आंसर ई होगा। मैंने कहा था ना ई होगा। आगे, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के कौन थे? तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये कहाँ पे केंद्र था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जगदीशपुर में इसका केंद्र था। जगदीशपुर के राजा थे तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बिहार। देखिए फ्रेंड्स, ये 2001 में और 2 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ बीपीएससी रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। अपना प्रीवियस से जितना वो एग्ज़ाम कंडक्ट अभी तक बीपीएससी करवाई है, वहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आगे, $1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसमें भी देखिए ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। ये बार बार क्वेश्चन में कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देखिए और क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ डेट कब पूछा, 2020 में पूछा गया, यहाँ 2097-98 में पूछा गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन को रिपीट बीपीएससी करेगी, और आने वाले एग्जाम के लिए भी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब ने।
आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कौन थे? साहूकार और जमींदार लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग आंसर देखते हैं 42 का आंसर इसका एक ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग रहा था अप्रभावित? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल पटना। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1857 क्रांति से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। 46 नंबर फ्रेंड्स उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 47 देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह कब की थी? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज से नियंत्रण लेने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा डेट से प्रश्न 1 से 3 गो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। 1 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा डेट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा इसे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का एक प्रांत से चयन किया था। तो किससे किया था? तो ऑप्शन सी है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग से। आगे, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो याद रखिएगा इसको। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। आगे, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है।
तो रैयत बड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 65वीं बीपीएससी जब हुआ था उसमें ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, करम शाह ने की थी। नेक्स्ट, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने के अनुयायी थे। फौरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो ये फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ये फ्रेंड आपके लिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो क्या कारण था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो वघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? यह बड़ौदा में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है तो क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खोंड। आगे, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्टार है तो इसका आंसर है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल 55-56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 है, तो अंततः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कानू ने। आगे, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो कहाँ खड़ा किया था? तो ऑप्शन डी, 1855 में। आगे देखते हैं, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रांची। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सिंहभूम। आगे, हौज विद्रोह हुआ तो कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन 1820 से 21 के दौरान हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं इसका डिटेल। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी
तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आगे देखते हैं, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो यह ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ किया गया था। आगे देखते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो क्या कारण था? तो इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन सी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1885 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो कब की गई थी या कौन की थी इसकी रचना? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका, अमृत बाजार की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। आगे प्रश्न, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लीडर। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई? 1828 ईस्वी में, ऑप्शन सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो यह जो ऑप्शन बी, विलियम बेटिंग ने। इन्होंने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो यह थे ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष में? तो यह 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, अब आंसर है आर्य समाज। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, ज्योतिबा फुले।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैडम एच पी ब्लावेट्स्की। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी पहले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट थी। आगे, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो किसकी प्रेरणा से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले के। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में बंबई में आचार्य केशवानंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, आंसर है इसका, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1900। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लगान का नकद परिवर्तन। आगे देखते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो किससे था? तो बिहार के किसानों आंदोलन के साथ। आगे, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका आंसर है पहला राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, पहला आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो आंसर है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। लॉर्ड बेरेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था यह? तो ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब? तो 1877 ईस्वी में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देख लेते हैं डिटेल में। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये राजगोपालाचारी जी और सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारोल द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन
सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, यानी कि ब्रिटिश सैनिक जो कि अपना नौकरी से रिटायर हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में। कौन सा अधिवेशन अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में कांग्रेस के 49वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बांकीपुर में। आगे, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद ने बोला था। फ्रेंड्स, अब इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है और मुझे कोई मैसेज अभी किए बहुत सारे स्टूडेंट कि सर आप जो वीडियो कराइएगा उसको थोड़ा छोटा करके कराइएगा 2 से 3 पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर सोचा कि इसको 2 से 3 पार्ट में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये पहला पार्ट हुआ, इसके बाद 2 पार्ट और आएगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको पूरा इसके बाहर फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न आएंगे यह क्लास आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यह जो क्लास मैं आपको करवाऊंगा, बीपीएससी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है सबका प्रीवियस ईयर विथ एक्सप्लेन के साथ यह क्लास आपके लिए रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में यह खास बात है कि अगर आप एक प्रश्न को जब पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ने के बाद जब उसका एक्सप्लेन देखेंगे ना, तो आपको उससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 132 प्रश्न तक करा दिया था, एक पार्ट हो चुका था कंप्लीट। मैंने कहा था कि इसको मैं 2 से 3 पार्ट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, पहले आप जाके वो देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, टीआरई 4 में मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका यहाँ से 100% बन जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादातर अपना एग्जाम में प्रीवियस ईयर को ज़्यादा फॉलो किए। मैं आपको एक दिखाऊंगा एक प्रूफ के साथ, 1 से 2 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। 132 तक मेरा क्लास कंप्लीट हो गया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं।
डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स यह होता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप उसको एक्सप्लेन में पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि यह किसने लिखा और क्यों बोला था, क्या तथ्य था बोलने के पीछे, और एक प्रश्न में आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न क्लियर होगा। जैसे मैं देखिए आपको बता रहा हूं इसमें, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन के कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, इसी तरह का प्रश्न आप भी जब पढ़िएगा तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी जब आप पढ़िएगा तो इसे कोई भी प्रश्न पढ़िए, उसके बाद इसका डिटेल वाला जरूर एक बार आप देख लीजिए। जिसको समझ में लगता है कि ये मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किस वायसराय के काल में यह हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, आपका एक प्रश्न यहां से और बनता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था या कब लाया गया था? तो 1878 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के काल में यह पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TRA 4 में यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता कहां से थे? शहर से थे कि ग्रामीण से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहर से थे। नरमपंथी नेता ज्यादातर शहरी क्षेत्रों से थे। अब देखते हैं नरमपंथी नेता में कौन कौन थे। इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, घटना चक्र जो आप किताब पढ़िएगा ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन मिलेगा और एक्सप्लेन के साथ साथ आपको उसमें दिखने को मिलेगा जैसे नरमपंथी नेता कौन थे, आपको अभी पता नहीं होगा। इसी में जब आप इसका डिटेल में पढ़िएगा, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा नरमपंथी नेता कौन थे। चलिए देखते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा वेमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। फ्रेंड्स, देख लिए कौन कौन नेता थे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला है यहां पे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनानाथ वाचा, वेमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। ये नरमपंथी नेता थे। आगे, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। फ्रेंड्स, आपका एक प्रश्न यहां से और बनता है, एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा कि यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो यह किसने कहा था? तो यह फिरोज शाह मेहता ने कहा था। आपका ये एक प्रश्न यहां से बन गया। तो फ्रेंड्स, मैं जो बोलूँगा आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करिए। जो मैं आपको नोट करने बोलूँ आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, जब एग्जाम आएगा तो शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बेस्ट आपका नोट्स बना हुआ रहेगा अभी से। आगे,
परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार को प्रयत्न करें। आगे देखते हैं, निम्न में कौन उपग्रंथि नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये पूछा गया प्रश्न है, बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। जैसे ये प्रश्न है कि बीपीएससी पीआरई प्री में 2000 में पूछा गया था, 44वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह प्रश्न, ये वाला प्रश्न कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री में 5 से 6 बार पूछा गया है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं, या क्रॉन लूसेंट कोई बुक आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप सिर्फ घटना चक्र बुक पढ़ लेते हैं बीपीएससी पूर्वालोकन वाला, तो आपका जीके जीएस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अब फ्रेंड्स, इसका डिटेल में पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के भंडारों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1857 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में लिए नियुक्त चुने गए। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन के साथ भी पढ़िए। सारा प्रश्न पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपको जिस प्रश्न में लग रहा है कि नहीं ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं, उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। आपको उसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो उसमें आपसे 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में क्लियर होने का बहुत ही संभावना रहेगा। आगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो आपको याद रखना है, यह ऑप्शन सी है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये फ्रेंड्स वीवीआई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड, जिस प्रश्न में मुझे लगेगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करा देना चाहिए तो मैं करा दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ये आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आगे, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न पूछता है, आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न आपको टीआरई 3 में भी यहां से पूछने को मिला था। ये वाला प्रश्न जो है टीआरई 3 का जब एग्जाम हुआ था तो जो कैंसिल हुआ था मार्च में, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 18 से 20 प्रश्न का वेटेज रहता है। इसलिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से ज़्यादातर नंबर देखने को मिलेगा। आगे, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह किसके बारे में कहा था उन्होंने? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया था? तो 1906 के बाद। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? कब जाने लगे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया।
तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से था ये, और ऑप्शन ए अरविंद घोष। आगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपको टीआरई 3 में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न टीआरई 1 में भी आया था और आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 में। फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, पीआरटी से लेके पीजीटी तक में, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आप नहीं सोचिएगा कि ये मेरा क्लास नहीं है, हम पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं फिर हम पीजीटी में नहीं आएगा। ये हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है प्राइमरी में ज़्यादा है और 6 to 8 में जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उसका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स जिसका जनरल पेपर है 40 नंबर का, उसको भी तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि बिना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े वो उस एग्जाम उसका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई भी ना समझे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम मुझे नहीं पढ़ना। एग्जाम में फिर आपको पता चलेगा, रियलाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा कि काश पढ़े रहते। ये काश वर्ड आपके नज़र में नहीं आना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। और ये भी मत सोचिए कि बहुत टाइम है, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ कि पहले कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो किसे नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो कौन सी पद्धति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वामनभद्र आंदोलन। आगे, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब किन्हें बुलाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी मैं जितने भी मैं आपको क्लास अभी करा रहा हूँ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ से। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि क्लास जितना भी मैं करा रहा हूँ आपको टीआरई 4 से रिलेटेड, सारा मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करा रहा हूँ, कोई फालतू चीज़ मैं आपको नहीं करा रहा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ज़्यादा बुक पढ़ने से बेटर एक बुक को बार बार पढ़िए। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि टीआरई 4 का जो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मेरे पढ़ाया गया जितने भी मैंने क्लास पढ़ाया, मैं आपको बाद में रिव्यू दूंगा कि इससे आपको एग्जाम में कम से कम 50 से 70% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप ये बात अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप टीआरई 3 और टीआरई 2 का प्रश्न उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी से कितना प्रश्न पूछा गया। जो क्लास में अभी करा रहा हूँ, इस क्लास से आपको वहाँ का प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। आगे, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो यह कौन संबंधित थे? इसका आंसर है वीडी सावरकर। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो आपको इसका ईस्वी याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 1908। आगे, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो समाचार पत्र जो राष्ट्रवादी नहीं था वो कौन सा था? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। फ्रेंड्स, मैं यंग इंडिया के बारे में आपको थोड़ा इसमें डिटेल में आपको पढ़ा देता हूं, आपको यहां से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी।
यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। आपको एग्जाम में प्रश्न अगर आया कि यंग इंडिया जो थे वो पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना यह महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही संयोजन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। फ्रेंड्स आप मोस्ट वीवीआई आप इसको लिख सकते हैं। ये वाला कथन वाला रिलेटेड प्रश्न आपको टीआरई 4 में मैं कहता हूँ, मुझे जहाँ तक बीपीएससी को मैं अभी बीपीएससी का पैटर्न को मैं जानता हूँ, मुझे लगता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो आपको एग्जाम में प्रश्न का आंसर मारना है बाल गंगाधर तिलक। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए फ्रेंड्स, ये दोबारा प्रश्न आपको देखने को मिला ना, ये देखिए 65वें बीपीएससी प्री में 2019 में पूछा था, और इससे पहले देखिए कहां पे पूछा था, 53वां और 55वां बीपीएससी प्री में 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यहीं से प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे में कोई भी मैं जितने भी मैं क्लास आपको करा रहा हूं, कोई फालतू क्लास में आपको नहीं करा रहा। जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में प्रश्न आने के लिए प्रबल संभावना है, बस मैं वही आपको क्लास करा रहा हूं। क्योंकि टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है, मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूं, बाद में बोलूं कि ये मत पढ़िए, वो मत पढ़िए। मैं बस अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं स्पेशल टीआरई 4 के लिए ही आपको पढ़ा रहा हूं इस चैनल पे, और कुछ नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जितना कह रहा हूं बस उतना करिए। आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप मुझे कहिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर टीआरई 4 में 6 to 8, 9th 10th पीजीटी के लिए जनरल पेपर 40 नंबर का आता है, वो मुझे आप करा दीजिए। तो मैं दोस्तों, मैं उन सभी को कह रहा हूं कि ये जो क्लास आप कर रहे हैं, ये क्लास से भी आपका 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। 40 नंबर में क्या प्रश्न पूछता है? जनरल पेपर रहता है, मॉडर्न से रहता है, प्लस पॉलिटी से रहता है, हिस्ट्री से रहता है, कुछ साइंस से रहता है। तो ये जितने भी मैं क्लास आपको करा रहा हूँ, आप इसी को अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्जाम में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। और रही बात 40 प्रश्न की, तो मैं आप लोगों के लिए वो स्पेशल क्लास शुरू कर दूंगा, जो स्पेशल वो 40 नंबर जनरल पेपर लोगों के लिए होगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करके अभी पढ़िए और इधर उधर मत जाए। ज़्यादा नोट्स के पीछे आप नहीं जाइएगा। कोई भी आपको नोट्स दे दे कि नहीं ये मेरे नोट्स पढ़ लो, नोट्स में मत जाइए। एग्जाम में क्या पूछता है बस वो पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने के लिए तो बहुत है, विद्वान नहीं बनना है आपको। एग्जाम में बस अपना एक सीट कन्फर्म करना है। विद्वान पूरा लाइफ आपके पास पड़ा हुआ है विद्वान बनने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। तो याद रखिएगा इसको। आगे, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में। आगे देखिए, इन्हीं के बारे में कितना प्रश्न कंटिन्यू पूछा गया है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। कंटिन्यू, ये प्रश्न आपको मिला ना, 56वां बीपीएससी, 59वां बीपीएससी प्री में 2015 में पूछा गया प्रश्न, और यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिए 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बुक, तो प्रीवियस ईयर बीपीएससी पूर्वालोकन का बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका जीके जीएस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। आगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। आगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रश्न है फ्रेंड, इसका मैं एक्सप्लेन आपको जब करूंगा, इसमें आपको 3 से 4 प्रश्न आपको अभी मैं पूरा समझा दूंगा, इससे भी 4 प्रश्न निकलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1950 को, नहीं माफ करिएगा फ्रेंड्स, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो उसमें ईस्वी पूछेगा, तो 1905 मारना है आपको। और यह बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो याद रखिएगा इसको। आगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में एक प्रश्न और बनेगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन हुआ था। और जब यह बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था और कब किया था? तो यह पहले किया था 1911 ईस्वी में। और किसने किया था, चलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता रहा हूं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को नए एक प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इतना प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सारा सही है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। आगे, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है ऑप्शन सी, W हंटर ने। तो याद रखिएगा, आपसे ये कथन से रिलेटेड आपसे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी अभी तक में एग्जाम जितने भी कंडक्ट कराती है उसमें कथन से रिलेटेड प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य रहेगा। आगे देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1924 को।
बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, इसमें पूछ रहा है घोषणा की गई, प्रभावी के बारे में नहीं कि लागू हो गया। तो घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को। करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? फ्रेंड्स, ये टीआरई 3 में जो जुलाई में एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट अभी आया, ये टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो, जो मैं एनसीईआरटी किताब को जो करा रहा हूँ उसमें यह प्रश्न मैंने आपको दिखाया है। जो एनसीईआरटी का जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, उसमें यह प्रश्न आपको बता दिया था कि टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछा गया है। और अगर फ्रेंड्स मैं टीआरई 3 का एक वीडियो एनालिसिस किया हूँ, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कितना टीआरई 3 में एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है डायरेक्ट टीआरई 3 में पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। करजन वैली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। आगे, मॉन्टेग्यू चम्स्फोर्ड की रिपोर्ट क्या है? इसका मॉन्टेग्यू चम्स्फोर्ड की रिपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी माउंटेन चम्स्फोर्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक था ऑप्शन ए, अरविंद घोष। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था उसमें किसको फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को। आगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में एक थे, तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो यह किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगुरु ने। फ्रेंड्स, ये आप VVI लिख सकते हैं अपने कॉपी में, हो सकता है आपको यह प्रश्न इस बार टीआरई 4 में देखने को मिल सकता है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो आपको अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूँ, सूर्यसेन नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, सरदार भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राजगुरु। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल, MK गांधी और भगत सिंह और SC बोस। तो इसका नारा दिया था इनकलाब का, तो ये भगत सिंह ने दिया था। आगे, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था और राजगुरु तथा सुखदेव को भी, तीनों को साथ साथ ही फांसी दिया गया था। अगर आपको प्रश्न एग्जाम में पूछेगा सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो उसका भी डेट यही होगा, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था उसकी उम्र कितनी थी? तो आपको बताना है, इसका आंसर 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। आगे, अनुशीलन समिति थी, तो क्या थी? ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में और एग्जाम के टाइम में शॉर्ट। देखिए फ्रेंड्स, खुद का बनाया हुआ नोट्स किसी भी टीचर से बेटर होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि इस नोट्स में मैंने कहाँ पर क्या लिखा है, और वही एग्जाम के लिए आपके लिए जब एग्जाम आपका नज़दीक रहेगा तो शॉर्ट रिवीजन के लिए वो सब नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो मैं अपना टेलीग्राम पे सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद का भी नोट्स अपना बनाइए। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने यह बनाई गई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यसेन इससे संबंधित है। आगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो प्रतिपादन किसने किया था निष्क्रिय विरोध का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। आगे देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि किस वर्ष इसमें पूछ रहा है? तो इसका आंसर आपको बताना ऑप्शन बी, 1913 को। तो फ्रेंड्स, ये भी आप VVI लिख सकते हैं, आपके TRE 4 में एग्जाम में आने का ये प्रश्न बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपको कम से कम एग्जाम में 70 से 80% मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन सी। आगे, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं ये आपके BPSC TRE 4 को एग्जाम को देखते हुए मैं करा रहा हूं, और एग्जाम में आपका प्रश्न यहीं से आएगा, इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप ये लिख लीजिए, और आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए, और जितने भी मैंने प्रश्न आपको बताया है उससे मिलाइएगा, यहाँ से आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। जितने भी एग्जाम हुआ है TRE में 1 चाहे रहे, चाहे 2 रहे, चाहे TRE 3 रहे, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। स्टूडेंट को पता नहीं रहता है क्या पढ़ना है, बस उसी में स्टूडेंट इधर से उधर, जो दूसरा कोई बोला, जो टीचर कुछ बोल रहा है आप उसी के बात पे रह के कुछ से कुछ पढ़ने लगते हैं। पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछता है। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ना आपको ज़्यादा नहीं, विद्वान नहीं होना, इतना पढ़िए जितना में आपका एक सीट बुक हो जाए। इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाता, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछेगा। एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत है, मैं सारा आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करा दूंगा। आगे देखते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह प्रश्न फ्रेंड इससे पहले भी मैंने आपको 2 बार करा दिया। ये जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछा है, अभी तक मैंने आपको 2 से 3 बार ये प्रश्न करा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? फिर वही बाल गंगाधर तिलक। ये फ्रेंड्स, ये वाला आप प्रश्न को VVI लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न आने के का मुझे लगता है जैसा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है ये प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप हेडफोन लगा कर सुनिए, कुछ मत करिए, बस आप सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। और जो आपके दोस्त का तैयारी करें, दोस्त में भी इसे शेयर करिए कि वो भी इसका भी तैयारी इसका अच्छे से हो जाए। आगे, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? तो ये किसने कहा था? तो ये ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। आगे, इंडिया फॉर इंडियंस किताब
किसने लिखी? तो यह किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए सी आर दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब सी आर दास ने लिखी थी। आगे देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसे याद रखिएगा आप। उन्नीस सौ छह में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो किस लिए की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। आगे, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो किस नियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक भी प्रश्न को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आप मेरे बात को सीरियस हो कि अगर मेरे पे आपको ट्रस्ट है तो आप मेरे पे भरोसा रख के आप मेरे साथ पढ़िए। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस मेरे साथ आप क्लास करिए, जितना कहता हूँ उतना ही करिए और जो जो मैं कह रहा हूँ उसी को फॉलो करिए। आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग बीपीएससी का पैटर्न को अभी तक समझ नहीं पाए हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी का पैटर्न को समझ, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था। इसलिए मैं फ्रेंड्स बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे से क्लास करिए और आपको कुछ दिन के बाद और बहुत सारा नोट्स आपको इस ग्रुप में यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट उसको मैं टाइप होने दे दिया हूँ। जब टाइप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं वो सारा नोट्स आपको फ्री में दूंगा, कोई इसका चार्जेस नहीं है। आपको नोट्स चाहिए, मैं टाइपराइटर को कह दिया हूँ और पूरा नोट्स तैयार हो रहा है, मैं लिख के दे दिया हूँ। सारा नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं। मैं बार बार कहता हूँ आपसे पैसे कोई ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये 100 रुपये लेने से कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप बस अच्छे से तैयारी करिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वही सबसे बड़ा मेरा फी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस ये याद रखना कि एग्ज़ाम में आपको एक सीट कंफर्म करना है। ज़्यादा आपको पढ़ना ज़रूरत ही नहीं है, बाद में पढ़ते रहिएगा नौकरी होने के बाद। पहले आप एक रिजल्ट लीजिए, उसके बाद में विद्वान बनिए, बड़ा बड़ा किताब पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टी.एस. ऑलकॉट का। इसका होम रूल लीग में स्थापना में इसका कोई भी योगदान नहीं था, तो इसे याद रखिएगा आप। आगे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। आगे, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो यह कब किया था इस भी पूछ रहा है इसमें फ्रेंड्स, ये भी आप वीवीआई लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। ये प्रश्न 48वां बीपीएससी और 52वां बीपीएससी प्री में 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादातर आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ज़्यादातर मैं आपको क्या बताया अभी कि ज़्यादातर एग्जाम में प्रीवियस ईयर को एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है। ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है ना, इसलिए कहता हूँ बार बार कि पूर्वालोकन बुक लीजिए और उसको बार बार रट जाइए एकदम। कोई किताब नहीं पढ़ते हैं तो एकदम किताब को, ये पूर्वालोकन किताब एकदम रट जाइए, ऐसा रट जाइए कि आपको पेज नंबर तक याद हो जाए। आगे,
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघातक के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। आगे, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारे लाल। आगे, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये कौन सा था भारत में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। आगे देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो यह कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चंपारण में। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, ये ऑप्शन बी यहां पर है, तो इसका आंसर है चंपारण। आगे, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। आगे, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। माफ करेगा फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। आगे, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप VVI लिख सकते हैं। देखिए कितना फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न आपको रिपीट मिल रहा है। प्रश्न वही रहता है, उसका पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। आपको इसका सेंटेंस अलग मिलेगा लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में और आंसर लगाइएगा। आगे, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड, रिपीट क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा एग्जाम में। बार बार मैं कहता हूं कि यहीं से प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मिल जाएगा। 100% आप लिख लीजिए चीज को, आप मेरे बात पे भरोसा करें, आप लिख लीजिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न पूर्वावलोकन के बाहर कहीं नहीं जाएगा। मैंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 सारा का क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, सारा प्रश्न यहीं से आया था। आगे देखते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये भी इसका आंसर भी चंपारण हो जाएगा। देखिए बार बार चंपारण का प्रश्न आ रहा है, तो ये भी आप VVI प्रश्न लिख सकते हैं कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में कहां किया था? तो ये चंपारण में किया था। आगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में यहीं तक रखते हैं और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करा दिया, ये पार्ट 2 होगा और एक पार्ट में पूरा मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि आप जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करिएगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो क्लास है आपको कैसा लगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर भी कमेंट करके बताइए, और कहाँ आपको अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे आप बताइए, जिसमें मैं आगे सुधार कर सकूँ आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 का, उसमें इसको शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और फ्रेंड्स, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास में करा रहा हूँ सबका नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है सभी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू विथ एक्सप्लेन के साथ मैं आपको करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम करवाई गई है और मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो प्रश्न पूछा गया है और जितने प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्न को मैं करवाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 4 में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं यानी प्राइमरी क्लास के लिए, तो सबसे ज़्यादा अगर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है तो प्राइमरी क्लास के लिए रहता है। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। किसी भी क्लास का अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है या 9th 10th 11th 12th जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, उनको भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी का कोई अदर सब्जेक्ट ऑनर्स है, उनको भी जीएस पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो ऐसा नहीं कि ये किसी एक क्लास के लिए, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम अभी तक करवाई है, बहुत सारा प्रश्न मैं करवाऊंगा। जैसे कि इससे पहले मैंने अभी तक आपको 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। 206 नंबर तक मॉडर्न हिस्ट्री में जितने प्रश्न पूछे गए मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया था। आगे हम लोग इसी के में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न है अभी भी बचा हुआ। कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग आगे पार्ट में भी कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, और यहीं से प्रश्न मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोगों का हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न सब छूट जाए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के क्लास में 206 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र ने। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग एक्सप्लेन को पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन पढ़ने से होता है कि आपका एक प्रश्न से काफ़ी 2 से 3 प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763, 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पाबना उपद्रव 1873-76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक को 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों ने दमन चक्र सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था।
किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। तो यहाँ देख लीजिए, आपको एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। तो आपको याद रखना हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ये आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो ये ऑप्शन सी वाइकॉम सत्याग्रह में। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे VVI लिख सकते हैं। देख सकते हैं यह प्रश्न 41वां BPSC प्री 1996 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न आप लोग VVI लिख सकते हैं। हो सकता है यह प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन पढ़ेंगे। वाइकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो कौन थे? ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। इसे ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इन्हें घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो क्या है? ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको उसी का एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट TRE 4 में नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं जो जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग इसको सिर्फ याद रख लिएगा, जो मैं आपको MCQ करवा रहा हूं अभी। आगे प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? यह औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। फ्लैग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जमीन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये थे जमनालाल बजाज। देख सकते हैं यह प्रश्न 47वां BPSC प्री 2005 को पूछा गया था। एक्सप्लेन देखेंगे। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो
तो यह थे ऑप्शन बी चंपारण। ये चंपारण वाला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग 2 पार्ट अभी तक कंप्लीट किए हैं और सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रश्न देखने को मिला होगा तो ये चंपारण से संबंधित ही आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है एग्ज़ाम। पहले भी आप लोग देखेंगे ये प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है उसमें से ये बार बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न हो सकता है आपको टीआरई 4 में इस बार देखने को मिल सकता है। तो यह प्रश्न आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह 3 कठिया से जुड़ा था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 3 कठिया से जुड़ा था। 19वीं सदी में आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? या 3/20 रखा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा, टीआरई 4 के लिए ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। चलिए आगे प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यह हो जाएगा आंसर स्वामी सहजानंद ने की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर 1920 में। एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसे प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो ऑप्शन डी लाला लाजपत राय थे। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एमएन रॉय था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। आगे है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसे आप याद रखिएगा। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया।
जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो आप हम लोग अभी जस्ट पढ़े 1919 में, इसे आप याद रखिएगा। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। आगे है, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों हुए थे लोग जमा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। आगे प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। आगे प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मारा गया। किसने मारा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उधम सिंह ने। यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था। आगे, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, इसका आंसर है उधम सिंह ने। आगे प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये किसने देखा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आगे प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम है बिहार, ऑप्शन बी।
आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो क्यों किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। तो फ्रेंड्स हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर आप वीडियो को आप छोटा छोटा ही हम लोग को डेली पढ़ाइए, क्योंकि एक दिन में उतना याद नहीं रख सकते हैं। तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं आपको ये सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसमें से मैंने अभी तक 2 पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री का, प्रीवियस ईयर बीपीएससी का। आगे भी हम लोग इसको लगातार करते रहेंगे जब तक हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट, उसके बाद साइंस, सारे सब्जेक्ट को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। और फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, इसी क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी इतना ही एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवा चुकी है, उनके पास प्रश्न इसी को घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। और टीआरई 4 में ये जो क्लास में आपको करवाया, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। जब आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हम लोग बना लेंगे। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में लिखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो में कुछ कमी आपको लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं। और आप किस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप वो भी कमेंट में करें, मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। और आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जितने क्लास हुई सभी का स्टडी नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ सारा को सेंड किया गया और क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किए हैं एचसीईआरटी का। आप लोग अगर एचसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं, मैं आपको 3 to 10 क्लास तक सारे सब्जेक्ट का एचसीईआरटी नोट्स जो बिहार में का जो बुक है उसी का शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एचसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको कहीं से भी कोई और किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एचसीईआरटी नोट्स ऐसा नोट्स है क्योंकि आपके सिलेबस में भी एचसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है। और एचसीईआरटी नोट्स जो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, उस नोट्स में आपको बिहार स्पेशल भी इंक्लूड रहेगा, ईवीएस रहेगा, सारा सब्जेक्ट का मैं नोट्स आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस किसी को शॉर्ट नोट्स लेना है, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9709427320। इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपसे मिनिमम प्राइस पर इसको आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग पीडीएफ को प्रिंट निकलवा के घर में पढ़ सकते हैं। सारा एचसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेगा। और कैसा नोट्स है उसका मैं एनालिसिस चैनल पे करवा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप चैनल को विजिट करिए। 3 दिन पहले ही मैंने दिखाया था कैसा नोट्स रहेगा, आप लोग देख सकते हैं जाके, या नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक उस वीडियो का। आप लोग देख सकते हैं कैसा नोट्स है और आपको यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे, आपको नोट्स से संबंधित जानकारी दे दिया जाएगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लास के लिए नोट्स बनाया गया है। 3 से लेकर 10 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जो टीआरई 4 के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।